स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय सुनने में शायद थोड़ा सा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। हम बात करने वाले हैं मुलेरियन डक्ट विसंगतियों की। मतलब आसान भाषा में कहें तो गर्भ धारण करने वाला जो अंग है गर्भाशय, उसके विकास में, उसके बनने में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, उनकी बात करेंगे। हमारे पास इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है, एक डायग्राम है जिसमें अलग अलग तरह के गर्भाशय दिखाए गए हैं और साथ में जानकारी भी दी है। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो इसमें एक नॉर्मल गर्भाशय है जिसे चित्र ए कहा गया है, और फिर कुछ ऐसी बनावटें हैं जो नॉर्मल नहीं है, चित्र बी, सी और डी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं विसंगतियों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। ये हैं क्या असल में, और ये बनती कैसे हैं, मतलब भ्रूण के विकास के दौरान ऐसा क्या होता है जिससे ये बन जाती हैं, और सबसे जरूरी बात, इनका प्रेगनेंसी पर, गर्भधारण पर क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। तो सबसे पहले वो जो चित्र ए है उस पर ध्यान देते हैं। ये एक सामान्य बिल्कुल स्वस्थ गर्भाशय दिखा रहा है। जानना दिलचस्प है कि ये जो इतना अहम अंग है ये माँ के गर्भ में ही बनना शुरू हो जाता है। और ये बनता है दो खास ट्यूब जैसी चीजों से जिन्हें हम मुलेरियन डक्ट्स कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों डक्ट्स बनती हैं, पास आती हैं और फिर एक खास तरीके से आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। इसी जुड़ने से वो एक नाशपाती जैसा सिंगल गर्भाशय बनता है। लेकिन अगर इनके बनने में या फिर इनके आपस में जुड़ने में, मतलब फ्यूजन में कोई दिक्कत आ जाए तो बस वहीं से ये मुलेरियन डक्ट विसंगति पैदा हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो विसंगतियाँ हैं ये सिर्फ बनावट का थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, इनका सीधा असर पड़ सकता है फर्टिलिटी पर, मतलब गर्भ धारण करने की क्षमता पर। और जैसा कि हमारा ये स्रोत भी बता रहा है, इन सिचुएशंस में प्रेगनेंसी के दौरान परेशानियां, कॉम्प्लिकेशंस का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। आप सोचिए, एक नॉर्मल गर्भाशय की तुलना में इन विसंगतियों के साथ गर्भपात का रिस्क, खासकर शुरू के महीनों में होने वाला स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, वो ज़्यादा होता है। और यही नहीं, बच्चे का समय से पहले जन्म हो जाना, प्रीमेच्योरिटी जिसे कहते हैं, या फिर गर्भ में बच्चे की ग्रोथ धीमी पड़ जाना, FGR, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, या फिर डिलीवरी के टाइम बच्चे की पोजीशन सही ना होना, मतलब मैल प्रेजेंटेशन, जैसे बच्चा उल्टा हो या आड़ा हो, इन सब गंभीर दिक्कतों का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ बनावट की बात नहीं है, ये सीधे सीधे प्रेगनेंसी के आउटकम को इफेक्ट कर सकती हैं। चलिए अब पहली वाली विसंगति देखते हैं जो स्रोत में है, सेप्टेट यूट्रस, चित्र बी। स्रोत कह रहा है कि ये गर्भाशय के अंदर एक सेप्टम, मतलब एक तरह की झिल्ली या दीवार समझ लीजिए, उसके अधूरे अवशोषण या इनकम्प्लीट रीजॉर्प्शन की वजह से होता है। और दिलचस्प बात ये लिखी है कि ये आम विसंगति है, कॉमन एनॉमली। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ये इतनी आम है। क्या इसका मतलब ये है कि विकास का ये वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा नाजुक है? हाँ, कह सकते हैं। सेप्टेट यूट्रस असल में सबसे कॉमन पाई जाने वाली म्यूलेरियन डक्ट विसंगति है। देखिए, होता क्या है कि जब वो दो म्यूलेरियन डक्ट्स आपस में जुड़ती है ना, तो उनके बीच की जो कॉमन दीवार होती है उसे नॉर्मली घुल जाना चाहिए, मतलब रिजॉल्व हो जाना चाहिए। इससे गर्भाशय के अंदर एक सिंगल खुली जगह, कैविटी बन जाती है। ये बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन सेप्टेट यूट्रस में ये बीच वाली दीवार पूरी तरह या थोड़ी बहुत बनी रह जाती है। अभी जो सेप्टम है, ये गर्भाशय की कैविटी को दो हिस्सों में बांट देता है, चाहे वो बंटवारा पूरा हो या अधूरा। अब सोचिए, ये जो एक्स्ट्रा दीवार है, ये गर्भ को ठहरने में, मतलब इम्प्लांटेशन में दिक्कत कर सकती है। ये बच्चे के बढ़ने के लिए जगह कम कर सकती है, और शायद उस हिस्से में खून का दौरा, ब्लड सप्लाई भी उतना अच्छा ना हो। यही वजह है कि इससे गर्भपात का खतरा, खासकर बार बार होने वाले गर्भपात का, रिकरेंट मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। स्रोत ने इसके इलाज के लिए हिस्ट्रोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी का जिक्र किया है। ये एक, क्या कहते हैं, दूरबीन वाली सर्जरी है। बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती। इसमें योनि के रास्ते दूरबीन डालकर उस सेप्टम को काट देते हैं, जिससे गर्भाशय की कैविटी नॉर्मल हो जाए और प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर हो सकें। समझ गई। तो सेप्टेट में मेन प्रॉब्लम है अंदर की दीवार का न घुलना, जो जुड़ने के बाद घुल जानी चाहिए थी। अच्छा, अब अगर प्रॉब्लम घुलने की न हो बल्कि शुरू में जुड़ने की ही हो, मतलब फ्यूजन में ही दिक्कत हो, यहीं पर शायद अगली विसंगति आती है ना?
चित्र सी में जो दिखाया है बाइकॉर्नुएट यूट्रस, स्रोत के हिसाब से ये मुलेरियन डक्ट्स के अधूरे संलयन मतलब इनकम्प्लीट फ्यूजन का नतीजा है। देखने में ये ऊपर से थोड़ा धसा हुआ या हार्ट शेप का लगता है, या जैसे दो सींग हो इसके। बिल्कुल। यहाँ मेन शब्द है अधूरा संलयन। नॉर्मल डेवलपमेंट में मुलेरियन डक्ट्स नीचे से ऊपर की तरफ फ्यूज होती हैं, जैसे जिप बंद होती है ना, वैसे। बाइकॉन्वेट यूट्रस में क्या होता है, ये फ्यूजन नीचे तो ठीक होता है पर ऊपर के हिस्से में पूरा नहीं हो पाता। तो नतीजा ये होता है कि गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा बटा रह जाता है, जिससे दो अलग अलग थोड़े उभरे हुए हिस्से या हॉर्न्स बन जाते हैं। ये सिर्फ बाहर के शेप की बात नहीं है, अंदर की कैविटी भी ऊपर से दो हिस्सों में बटी होती है। अच्छा। अब इस अजीब शेप और स्ट्रक्चर का असर क्या होता है? ये गर्भाशय की कैविटी को थोड़ा इर्रेगुलर बना देता है। ये भ्रूण के इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब गर्भाशय की दीवार से जुड़ने के लिए शायद उतनी अच्छी जगह नहीं दे पाता है। और फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, गर्भाशय की मांसपेशियों पर खिंचाव भी शायद अनइवन पड़ता हो, या कैविटी का साइज ही बच्चे के पूरे विकास के लिए कम पड़ जाए। इन्हीं वजहों से बाइकॉन्वेट यूट्रस में भी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस जैसे मिसकैरेज, प्री टर्म डिलीवरी या बच्चे की गलत पोजीशन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सेप्टेट से काफी अलग हुआ। सेप्टेट में बाहर का शेप नॉर्मल हो सकता है पर अंदर दीवार है, जबकि बाइकॉर्नुएट में बाहर का शेप ही थोड़ा अलग है क्योंकि ऊपर का जुड़ाव पूरा नहीं हुआ। ठीक है। अब आते हैं उस स्थिति पर जो स्रोत के हिसाब से सबसे एक्सट्रीम लगती है, यूट्रस डायडेल्फिस, चित्र डी। ठीक है। स्रोत कह रहा है कि ये मुलेरियन डक्ट्स के फ्यूजन की पूर्ण विफलता, मतलब कंप्लीट फेलियर ऑफ फ्यूजन की वजह से होता है। इसका नतीजा तो वाकई बड़ा अजीब है। स्रोत कहता है कि इससे डबल यूट्रस, डबल सर्विक्स और कई बार डबल विजाइना भी हो सकती है। क्या मतलब शरीर में दो अलग अलग पूरे गर्भाशय होते हैं? ये तो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, ये सचमुच एक रेयर और असाधारण कंडीशन है, पर ऐसा होता है। यूट्रस डायडेल्फिस में वो दोनों मुलेरियन डक्ट्स बिल्कुल भी फ्यूज नहीं होती, वो पूरी तरह अलग अलग डेवलप होती हैं। नतीजा होता है दो अलग, अक्सर पूरे डेवलप्ड गर्भाशय, और हर एक की अपनी सर्विक्स होती है। और क्योंकि वजाइना का ऊपरी हिस्सा भी मुलेरियन डक्ट से ही बनता है, तो अक्सर वजाइना में भी एक पर्दा या सेप्टम होता है, जिससे वो भी डबल लगती है। बाप रे! अब सोचिए, फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी पर इसका क्या असर होगा? दो अलग गर्भाशय हैं तो प्रेगनेंसी थियोरेटिकली किसी भी एक में हो सकती है, और कई महिलाएं यूट्रस डायडेल्फिस के साथ सक्सेसफुली कंसीव करती हैं और हेल्दी बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन क्योंकि हर गर्भाशय नॉर्मल से छोटा होता है और शायद ब्लड सप्लाई या मांसपेशियों के काम करने में भी कुछ फर्क हो, तो कॉम्प्लिकेशंस का खतरा इसमें भी रहता है। वही प्रीटर्म डिलीवरी, एफजीआर और माल प्रेजेंटेशन यहाँ भी चिंता का विषय होते हैं। वाह! तो हमने ये 3 मुख्य प्रकार देखे। सेप्टेट, जहां अंदर की दीवार नहीं घुलती, बाइकॉर्नुएट, जहां ऊपर का हिस्सा नहीं जुड़ता, और डायडेल्फिस, जहां दोनों डक्ट्स बिल्कुल ही नहीं जुड़ती। अगर हम ये सारी जानकारी एक साथ रखें तो एक मेडिकल ऑफिसर के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? निचोड़ क्या है इन सब का? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बड़ी पिक्चर ये है कि ये तीनों स्थितियां और इनके अलावा कुछ और भी रेयर टाइप्स हैं, गर्भाशय के नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से डेविएशन है, मतलब उससे हटकर हैं। ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है, हल्के से लेकर गंभीर तक। मेन बात जो हमें समझनी है वो ये है कि गर्भाशय की बनावट में ये बदलाव, चाहे वो रिजॉर्प्शन की प्रॉब्लम से हो या फ्यूजन की अलग अलग डिग्री की फेलियर से, ये गर्भ धारण करने और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को पूरी अवधि तक ले जाने में असल में चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। जैसा कि स्रोत ने बार बार बताया, फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क पक्का बढ़ जाता है। इसलिए अगर किसी मरीज में ऐसी किसी विसंगति का शक हो तो उसका सही निदान डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस के लिए आमतौर पर इमेजिंग टेक्निक्स जैसे अल्ट्रासाउंड, खासकर 3D अल्ट्रासाउंड या फिर MRI का इस्तेमाल होता है। और सही डायग्नोसिस जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि उसी से मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी तय होती है। जैसे हमने बात की, सेप्टेट यूट्रस का इलाज अक्सर हिस्ट्रोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी से हो सकता है, जिससे भविष्य में प्रेगनेंसी के नतीजे बेहतर हो सकते हैं। वहीं बाइकॉर्नुएट यूट्रस या यूट्रस डायडेल्फिस जैसी स्थितियों में आमतौर पर सर्जरी नहीं की जाती, और मैनेजमेंट मुख्य रूप से प्रेगनेंसी के दौरान कड़ी निगरानी, मतलब क्लोज मॉनिटरिंग और संभावित कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्री टर्म लेबर के संकेतों पर ध्यान देने और उनके लिए तैयार रहने पर फोकस करता है। और हाँ,
मरीज को सही काउंसलिंग देना भी बहुत जरूरी है ताकि वो इन रिस्क को समझ सकें। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो सही निदान और विसंगति के टाइप के हिसाब से अलग-अलग मैनेजमेंट। आज के इस चर्चा से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आई है वो ये है कि मुलेरियन डक्ट विसंगतियां सिर्फ कोई अनोखी शारीरिक बनावट नहीं है। ये गर्भाशय के विकास में जो वेरिएशंस हो सकते हैं उनका एक पूरा स्पेक्ट्रम है और इनके प्रेगनेंसी पर वाकई गंभीर और महत्वपूर्ण असर पड़ सकते हैं, मिसकैरेज के बढ़ते खतरे से लेकर समय से पहले डिलीवरी तक। और ये सब कुछ भ्रूण के विकास के उन शुरुआती नाजुक हफ्तों में होने वाली घटनाओं जैसे डक्ट्स का सही से जुड़ना और अंदरूनी दीवारों का सही समय पर घुल जाना में आई रुकावटों का नतीजा है। आपने बिल्कुल सही सार बताया। और ये स्थितियां हमें एक बार फिर याद दिलाती हैं कि इंसान का विकास कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना नाजुक है और कितना अद्भुत भी है। डेवलपमेंट के इन जरूरी स्टेजेस में होने वाले छोटे छोटे बदलाव या रुकावटें भी शरीर की बनावट और उसके फंक्शन पर कितने बड़े और स्थायी असर डाल सकती हैं। ये हमें इस तरफ सोचने पर भी मजबूर करता है कि भाई भविष्य में क्या हो सकता है। क्या हम इन विसंगतियों का और जल्दी पता लगा सकते हैं, शायद जन्म से पहले ही या किशोरावस्था में लक्षण आने से भी पहले? क्या इमेजिंग तकनीक में और सुधार या शायद हमारी जेनेटिक समझ में बढ़ोतरी हमें इन स्थितियों को जल्दी पहचानने और इनके जो बुरे असर हो सकते हैं उन्हें कम करने में मदद कर सकती है, ताकि हम उन महिलाओं के लिए बेहतर रिप्रोडक्टिव आउटकम सुनिश्चित कर सकें जो इन चुनौतियों का सामना करती हैं? ये निश्चित रूप से आगे सोचने और रिसर्च करने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।